नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में और मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और आज देश की बात में हम देखेंगे आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। और सबसे बड़ी खबर आज दिन में नहीं बल्कि शाम में आई है। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले आज दिन भर बिहार में सियासी ड्रामे का दौर रहा। आज शाम पटना में हुई जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश ने अपना इस्तीफा कार्यवाहक राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी को सौंप दिया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे, यहां तक कि उन्हें हत्या का आरोपी भी कहा। और तेजी से जो घटनाक्रम बदलता रहा आज बुधवार का दिन, लेकिन बिहार के लिए काफी बुध जो ग्रह है वो काफी भारी रहा, कम से कम आरजेडी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है। और आज सुबह दिन भर के हलचलों के बीच और बयानों के बीच सबसे पहले लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। और इसके बाद जेडीयू ने घोषणा कर दिया कि शाम को उसकी बैठक होगी। शाम को बैठक हुई और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तमाम दलों के अंदर सियासी आंकड़ों, सियासी गणित का खेल शुरू हो गया है। तो आज हम इस पर पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चली गई या नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ा है, अपना दल और अपनी सरकार दोनों ही बचा लिए हैं। कैसे नीतीश कुमार बाजीगर बन के उभरे हैं, हार कर भी कैसे वो जीत रहे हैं, ये आंकड़े हम आपको समझाएंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे सदन में मचे हंगामे की भी। आज लोकसभा में इराक में लापता 39 भारतीयों का मुद्दा छाया रहा, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिए जाने से नाराज कांग्रेस ने आज किसी अन्य बात पर हंगामा किया है। और उसका कहना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय दोनों को ही एक ही खाने में रखकर गलती की है। इस हंगामे का भी हम कितना ये हंगामा जायज है इसे भी टटोलने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश यानी कि सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आज अयोध्या में थे। ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि अयोध्या से चुनाव भी लड़ें, लेकिन आज वो चुनावी रैली में नहीं थे बल्कि एक ऐसी रैली में थे जहां वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस भावना के अंदर आकर वो उन्होंने क्या बयान दिया है और इस बयान से कैसे वहां की सियासत गर्म हो रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि देने के लिए अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो मुख्यमंत्री तो बाद में हैं, पहले राम भक्त हैं और इसको कहने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। इसके बाद से एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। तो इस विवाद को भी जानने समझने और टटोलने की कोशिश करेंगे। आज करगिल विजय दिवस है, इस पर पीएम ने जवानों को सलाम किया है। रक्षा मंत्री और सेना के तीनों चीफ ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। तो तमाम श्रद्धांजलि और सम्मान के बीच कैसे हमारे जवान हमारी और आपकी दुनिया को बचाए हुए हैं, कैसे हम कितना भी कुछ कर लें वो जवानों की जो शहादत है, उनकी जो कुर्बानी है, उसका हम कोई हिस्सा चुका नहीं पाएंगे। इसको भी हम याद करेंगे, जवानों की कुर्बानी को भी, जवानों की शहादत को भी और जवानों की ज़िंदगी की कीमत को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बढ़ेंगे और बात करेंगे रेलवे के अंदर किस तरह से खाने में घोटाला हुआ है। जी हाँ, घोटाला कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक यात्री को छिपकली, मरी हुई छिपकली खाने में मिली और उसके बाद कैसे रेलवे मंत्री के त्योरियां चढ़ गई, ये हम आपको बताएंगे। और अमित शाह अब राज्यसभा जाएंगे और स्मृति ईरानी भी उनका साथ देंगी, वो भी गुजरात से। क्या आंकड़े रहेंगे, कब ये ऐसा होगा और अमित शाह के जाने के राज्यसभा में पहुंचने के मायने क्या हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। निजता का अधिकार आज एक बार फिर से अदालत के अंदर बहस का मुद्दा बना रहा। ऐसे में सशर्त मौलिक अधिकार है निजता का अधिकार, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने कहा। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि निजता का मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इन तमाम बातों से किस तरह से आधार जो मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हम समझने की कोशिश आज करेंगे। इसके अलावा राम जेठमलानी, जो कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि राम जेठमलानी पैसों के लिए केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि राम जेठमलानी ने पैसों के लिए ही केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। आखिर केजरीवाल और राम जेठमलानी के बीच कौन सी खिचड़ी पकी थी,
इसका भी जायजा हम देंगे। इसका भी ये खिचड़ी जली क्यों, ये भी स्वाद हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तमाम खबरें होंगी, बात इतिहास की होगी और बात एक बार फिर से करगिल जवानों की होगी। जाते जाते हम उन जवानों के शहादत को भी सलाम करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए देश की बात के इस नए सफर में। और आज बिहार की सियासत ने नई करवट ली है। तमाम तरह के कयासों के बाजार गर्म हैं कि अब बिहार में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लालू की जिद और तेजस्वी के हट के आगे नीतीश कुमार नहीं झुके, ऐसा लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि पुत्र मोह में लालू तो अंधे हो गए, लेकिन नीतीश कुमार चचा हैं, वो उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी और एक ऐसा दांव चला जिससे उन्होंने अपने दल और अपनी छवि दोनों को बचा लिया है। बुधवार का दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार के लिए अशुभ रहा है। ये महागठबंधन अभी फिलहाल जेडीयू और आरजेडी के बीच था। जेडीयू और आरजेडी का जो महागठबंधन है वो औपचारिक तौर पर टूट गया एक तरह से जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। तेजस्वी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछले करीब 20 दिनों तक महागठबंधन के दो सहयोगी दल जेडीयू और आरजेडी के बीच टकराव के अंजाम के रूप में नीतीश कुमार का इस्तीफा शाम को सामने आ गया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी लालू और कांग्रेस को पहले ही दे दी थी और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मैं यहाँ पर अपना पद बचाने के लिए नहीं हूँ और न ही किसी के पाप को छुपाने के लिए हूँ, ऐसा भाव था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कहा कि समस्या से बचाने के लिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ, इससे तो अच्छा कि मैं अपना पद ही छोड़ दूँ और यही मैं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो तमाम जो सियासी ड्रामे चलते रहे बिहार के अंदर और नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा रहस्यमयी रही। नीतीश कुमार ने कोई पहली बार इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इस बार का इस्तीफा इतना ज़रूर है कि बहुत सोच समझ के अपने भविष्य की राजनीति को सुरक्षित करके नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार के इस इस्तीफे के पीछे के तमाम मायनों को हम आपको समझाते भी रहेंगे और लालू प्रसाद यादव की बौखलाहट को भी देखने और सुनने समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की जो सियासत है वो अब किस किस रंग में ढलेगी ये भी हम आपको बताते रहेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पूरा गणित कुछ ऐसा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हुए पद छोड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दरअसल सरकार उनकी बनी रहेगी। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए कि आज पूरे सियासी ड्रामे में नीतीश कुमार ने कैसे अपनी भूमिका अदा की है। बिहार में बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी के साथ जारी राजनीतिक खींचतान के बीच नीतीश कुमार ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बीच से ही नीतीश कुमार के इस्तीफे या तेजस्वी की बर्खास्तगी की अटकलें लगने लगी थी। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश ने तेजस्वी पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि उन्होंने सफाई मांगी थी, किसी का इस्तीफा नहीं मांगा था। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट। लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूँ उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार लगातार जारी थी। लालू जहां तेजस्वी के इस्तीफे न देने पर अड़े हुए थे, तो वहीं नीतीश ने भ्रष्टाचार पर कोई समझौता न करने की बात कहकर संकेत दे दिया था कि आने वाली राजनीति में महागठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि नीतीश ने इस्तीफे के बाद कहा कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया। जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई छिपी हुई बात है और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया
कि एकता हो और इसके लिए प्रयास किया। और जहां तक बात होती है भाई गठबंधन और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्षधर रहे, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए, मैं तो समझ सकता रहा हूँ। इससे पहले आरजेडी विधायक दल की बैठक के बाद लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं और बिहार की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, गठबंधन में कोई दरार नहीं है। लेकिन नीतीश के इस्तीफे के बाद ये साबित हो गया है कि लालू के साथ उनकी दोस्ती में मजबूती कम, मजबूरी ज्यादा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आज नीतीश ने तेजस्वी और लालू यादव का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा और कहा कि मुसीबत में बचाने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम तो सरकार चलाना है, वो भी पूरी ईमानदारी से। गठबंधन तो तब चले जब भ्रष्टाचार न हो। और ये तमाम बातें वो कह रहे थे लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए। जाहिर सी बात है कि इसको सुनकर लालू प्रसाद यादव की नाराजगी बढ़ने वाली थी। नाराज वो हुए भी, क्या क्या उन्होंने बोला ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले देखिए कि नीतीश कुमार ने कैसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अपने बयानों से बीध के रख दिया। और हमने साफ साफ कहा बेनामी संपत्ति पर हित करी। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं, नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता। उधर नीतीश कुमार के इस्तीफे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा और ये स्पष्ट किया अपने ट्वीट के जरिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। उनका ट्वीट हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन जेडीयू ने अपने नेता के इस्तीफे का समर्थन किया तो बीजेपी ने भी नीतीश के फैसले का स्वागत किया। है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया, राजद के सामने घुटना नहीं टेका, कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक करप्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। पार्टी अपने मुख्यमंत्री के द्वारा राजनीति के उच्च आदर्शों का पालन करने के लिए उनको शाबाशी देती है, उनको मुबारकबाद देती है और इस सब के कारणों को जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिस बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना है कई बार कि हम कहीं गलत नहीं थे, हमारे सहयोगियों के सहयोगात्मक रुख की वजह से ये परिस्थितियां बनी। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम ने ट्वीट करके नीतीश कुमार से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथ आने की बात कही। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार का साथ छोड़कर अच्छा काम किया है और इस ट्वीट के बाद ही अलग तरह के कयास लगने शुरू हो गए और इसी ट्वीट को लेकर निशाना भी साधा नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव ने। नीतीश कुमार कि ये जो चाल है वो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के लिए धोबिया पाठ कहा जा सकता है, लेकिन वाकई क्या लालू प्रसाद यादव हार मान गए हैं ये हम आगे देखेंगे। यदि वो हार मान गए हैं तो जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, क्या ये समझा जाए कि लालू प्रसाद यादव अभी समझ गए हैं कि उनके दल का जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं संकट में आ रहा है। ये सब कुछ हम आगे दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार ने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया है। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन पर्याप्त बहुमत नहीं होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, जो पूरे 5 साल तक चली थी।
तीसरी बार 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन टूट गया और फिर लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन और मतभेद का सामना कर रहे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे लिए अच्छे नहीं रहे, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। नीतीश ने यह भी कहा कि बिहार में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का वह नेतृत्व कर रहे थे और जो चुनाव परिणाम आए हैं इसकी वे जिम्मेदारी लेते हैं। और फिर जेडीयू के विधायक दल की बैठक में जीतन राम मांझी को नेता चुना गया, वो नीतीश कुमार के जगह सीएम बने। ऐसा लगता था कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के शिष्य बनकर रहेंगे, लेकिन बाद में जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार के खिलाफ बागी तेवर देखते हुए नीतीश समर्थक 20 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बगावती रुख अपनाए मांझी को दरकिनार करते हुए सत्तारूढ़ जदयू ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया। इससे उनके दोबारा सीएम पद की वापसी का रास्ता साफ हो गया है और फिर 22 फरवरी 2015 को चौथी बार नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और आज इस्तीफा देने से पहले वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए थे। यानी कुल मिलाकर यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जा सकता है नीतीश कुमार को। इस्तीफे की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अभी तक थे बिहार के मुख्यमंत्री, वो भली भांति जानते हैं। और बिहार के जो राजनीतिक पैमाना है, जो बिहार के राजनीतिक पारा है, यदि उसको टटोलें तो वहाँ इस्तीफे की राजनीति बड़ी कारगर भी साबित होती है। पद छोड़ने की राजनीति का असर बहुत नीचे तक जाता है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार बार बार इस्तीफा देते हैं। लेकिन यदि हम इस पूरे मामले को देखें, बिहार विधानसभा में आंकड़ों के गणित को हम समझने की कोशिश करें तो नीतीश कुमार की ये जो चाल है वो मास्टर स्ट्रोक के रूप में जानी जा सकती है। लालू प्रसाद यादव की अगर सीटों का गणित हम आपको समझाएं तो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें मिली हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 27 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली हैं। 243 विधानसभा वाले बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 122 सीटों का ही है। अगर नीतीश के 71 विधायकों के साथ बीजेपी के 53 विधायक जोड़ लिए जाएं तो यह आंकड़ा 124 तक हो जाता है। और इसके अलावा एनडीए के घटक दल जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 2, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का 1 विधायक का समर्थन भी इस गठबंधन को मिलना तय है। इसका अर्थ ये होता है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन सरकार नहीं गिरने दी है। सरकार अभी भी उन्हीं की रहेगी। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के सामने यदि विकल्पों की बात करें तो नई सरकार के गठन की चुनौती का विकल्प है, उसकी चुनौती है और परंपरा के अनुसार उन्हें विधानसभा में सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। लोग ये भी कह रहे थे कि राजद ने कई ऐसे विधायकों को तोड़ लिया है। लगभग 28 की गणित है राजद के पास जिनको उसने अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन राज्यपाल इससे पहले आरजेडी से उसके समर्थक विधायकों की लिस्ट मांग सकते हैं। यदि आंकड़ों पर हम नजर डालें तो लालू के पार्टी के पास सरकार बनाने लायक विधायक नहीं है। उनके पास खुद की 80 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के 27 और अन्य 1-2 सीटें मिलाकर वे 122 के जादुई आंकड़े को पहुंच नहीं सकते। ऐसे में राज्यपाल के पास नीतीश कुमार ही अगले विकल्प होंगे। बिहार में मध्यावधि चुनाव हो इसकी संभावना वैसे कम है। ऐसे में बहुत संभावना इस बात की है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बना सकते हैं। बीजेपी पहले भी कई बार संकेत दे चुकी है, उसे नीतीश से कोई समस्या नहीं है और अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ते हैं तो वो उनकी सरकार को समर्थन भी दे सकती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाइयां दी हैं, जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस कदम को सराहा है, इसी वजह से ये काफी हद तक ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला है जिसमें वो हार कर भी जीत गए हैं। यानी कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के असली बाजीगर साबित हो सकते हैं। इन आंकड़ों को यदि हम देखें तो नीतीश कुमार ने अभी
जदयू और राजद के साथ के गठबंधन में मिले मुख्यमंत्री पद को छोड़ा है, न कि सरकार में मुख्यमंत्री पद को वो छोड़ रहे हैं। और इस्तीफे के पूरे आंकड़े को इतने दिनों तक नीतीश कुमार अपनी चुप्पी बनाए रखे। तेजस्वी यादव पर वो खुलकर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। जब भी गठबंधन की बात हुई उन्होंने ये कहा कि नहीं, गठबंधन साथ है। हालांकि वो राष्ट्रपति पद के लिए जब नामों का चयन हो रहा था उस मीटिंग में भी वो नहीं आए। उपराष्ट्रपति पद के नाम का जब चयन हो रहा था उस मीटिंग में भी नहीं आए, यानी विपक्षी दलों के किसी भी बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और इसके बाद जब जिस तरह से जेडीयू के नेताओं के सुर बार बार बदल रहे थे, नीतीश कुमार बहुत धीरे धीरे अपनी राजनीति की पूरी तैयारी, अपने समीकरण की पूरी तैयारी कर रहे थे। और इस तैयारी के पूरा होने के बाद ही नीतीश ने ये इस्तीफे का जो सियासत है वो शुरू किया है। और इस सियासत के बाद बिहार की राजनीति में एक नई करवट तो आई है, लेकिन ये करवट कुछ ऐसी है, ये लहर कुछ ऐसी है जिसमें बीजेपी और जेडीयू की नज़दीकियां देखी जा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है भोला सिंह के उस बयान ने। उस भोला सिंह जो सांसद हैं, उनके एक बयान से सुशील मोदी को अपनी हार एक तरह से माननी पड़ी है। सुशील मोदी को अपना मुंह बंद रखना पड़ा है। सुशील मोदी को ये समझना पड़ा है कि वो नीतीश कुमार के रास्ते से हटे और अपनी महत्वाकांक्षा को कम करें। और इसके ये जब हुआ है तभी नीतीश कुमार ने इस्तीफे की राजनीति की है। और ये सियासत लालू प्रसाद यादव खूब समझते हैं शायद। और लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से नीतीश कुमार ने जिस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, वो बौखलाहट लालू प्रसाद यादव की दिखी भी। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के इस्तीफे के बाद उनके बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद दिए बयानों को की याद दिलाई। और यहाँ तक जब लालू बयान दे रहे थे तो उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ी कि नीतीश कुमार को उन्होंने हत्या का आरोपी भी बता दिया। की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, जिसके विषय में असेंबली से लेकर के जब डाइवोर्स हुआ था नीतीश कुमार का बीजेपी से, खाली खींचा खींची सब हुआ था, तो उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और विकल्प की बात की थी कि नेशनल मैप पर सब लोगों को इकट्ठा होकर हम लोग को भाजपा को हटाने के लिए तैयारी रहनी चाहिए। नीतीश जी का स्टैंड और वर्सन है। उधर लालू प्रसाद ने आरोप ये भी लगाया कि सब कुछ पहले से सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। नीतीश ने कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया है और नीतीश कुमार बहुत पहले से इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। जो भी कहना होगा, जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, कोई सवाल पूछेगा, जानना चाहेगा तो वहाँ कहेंगे। आप पुलिस थाना नहीं है कि सफाई दीजिए। सफाई दी हमने कायदे से बता दिया था। इनके सब प्रवक्ता भी लगातार वही बोलते रहते। आज भी नीतीश जी ने बोला है इस्तीफा के बाद। समूचा सेट था ये मामला। और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। और खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था, तो हम लोग क्या गलती कहा। और जब से ये पूरा सियासी ड्रामा चल रहा था तब से लालू प्रसाद यादव जब भी मीडिया के सामने आते थे काफ़ी संयमित भाषा और संयमित बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। अक्सर तेजस्वी यादव ने अपना पारा खोया भी, तब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की थी। लेकिन आज जब नीतीश कुमार से उन्हें पटखनी मिली तो लालू प्रसाद यादव ने भी अपना पारा खो दिया। लालू प्रसाद यादव ने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार पर तो खुद हत्या का मामला दर्ज है, वो हत्या के आरोपी हैं। किस आधार पर वो नैतिकता की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के इस शहमात के खेल में काफी हारे हुए से महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई, हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर
मर्डर केस का आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का अता पता भी नहीं है। उधर नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आना था सो आया, लेकिन ये भूचाल कुछ ऐसा भी नहीं है कि जैसे पूरी की पूरी सियासत ही उठा पटक के भेंट चढ़ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीटों की गणित है उसको भी दोनों ही दलों ने या तो कहा जाए सभी दलों ने खूब ठंडे दिमाग से सोचा है, समझा है। कम से कम नीतीश कुमार ने तो कुछ ऐसा ही किया है। इस्तीफे के बाद की राजनीतिक स्थिति को लेकर हालांकि फिर भी कयासों का दौर जारी है, क्योंकि सियासत की दुनिया ऐसी होती है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी बीच सियासी दलों ने नीतीश के इस्तीफे का अपने अपने हिसाब से आकलन भी किया है, लेकिन सीटों के गणित को यदि देखें, जैसा कि मैंने आपको समझाया, उस गणित के आधार पर ऐसा लगता है कि नीतीश ने अभी का पद छोड़ा है, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया है, सरकार जेडीयू की सरकार नहीं गिराई है। गठबंधन न कोई विचारधारा का था, न ये गठबंधन कोई समन्वय का था। लालू प्रसाद जी ने साफ कह दिया कि मेरे बेटे इस्तीफा नहीं देंगे और हम नीतीश जी को सरकार चलाने के लिए कहेंगे। तो नीतीश जी जो अपनी छवि के लिए बहुत सावधान रहते हैं, तो उनको तय करना है। अब उन्होंने एक इस्तीफा दिया है, अब आगे की राजनीति क्या बनती है इसको देखना पड़ेगा। कल तक वेट कीजिए कि क्या होता है, उसमें मानते हैं कितना क्या है नहीं है, कितना दम है क्या है नहीं है, वो जरा सा एक बार, क्योंकि बार बार हम लोग देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, आप लोग भी कहते रहते हैं, तो एक बार यदि ढंग से क्या कहते हैं कि जो चीज होना है 9 या 6 इस बार या उस बार एक बार हो जाए, तब उसमें अपना विचार देना सही होगा। और इस वक्त तमाम दलों की, जिनकी भी बिहार में वक़्त है, जिनकी भी बिहार में सीटें हैं, उन तमाम दलों की, इन तमाम नेताओं की बैठक हो रही है, लगातार आपस में बातचीत चल रही है, ताकि बिहार में जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति में अपनी भागीदारी कैसे देखी जाए। बीजेपी में इस वक्त आत्ममंथन चल रहा है और अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। लेकिन इस बीच ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के तुरंत बाद बिहार में बीजेपी की बैठक हुई। बैठक बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी के घर पर हुई। सुशील मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने शुरू से लालू परिवार और खासकर तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोला था और बार बार वो कह रहे थे कि नीतीश आखिर चुप क्यों है, नीतीश आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की इस बैठक में नीतीश के इस्तीफे से उपजे हालात और उसके बाद की स्थिति पर चर्चा हुई। उधर दिल्ली में भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बिहार के हालात को लेकर चर्चा हुई और सीटों के गणित को समझने की कोशिश हुई और ये भी देखा गया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया है तो इस हाल को कैसे बीजेपी अपने हिस्से में कर सकती है, अपने तरफ कर सकती है और अब बीजेपी और नीतीश कुमार क्या करीब आ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो बिहार की स्थिति हमने आपको बताया। अब वहां पे जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र हो रहे हैं। जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, महागठबंधन को तोड़कर। कांग्रेस चुप है। कांग्रेस अभी पूरी स्थिति को भांपने और समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो खुशी है वो बीजेपी खेमे में खुशी है और इस खुशी की लहर के पीछे ये माना जा रहा है कि नीतीश और बीजेपी जो है वो आंकड़ों के गणित को एक दूसरे के मुफीद पा रहे हैं और इस आंकड़ों की वजह से ही नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया है तो वो समझ चुके हैं कि इससे जेडीयू को, उनके दल को कोई नुकसान नहीं है और आने वाले दिनों में अब ये गठबंधन तो रहेगा पर इस गठबंधन के साथी बदल जाएंगे। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश एक बार फिर से अपने पुराने सहयोगी के पास चले जाएंगे। इस बिहार की पूरी स्थिति की हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार, लेकिन अब हम बात करते हैं आज लोकसभा में क्या कुछ हुआ उसकी। आज लोकसभा में इराक के मोसूल में लापता 39 भारतीयों के संबंध में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इन सब की तलाश जारी रखेगी और भविष्य में ठोस सबूत मिलने पर ही उनके परिजनों को ताजा स्थिति की जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना सबूत इन लोगों को मृत घोषित करना पाप है और वो इस पाप की भागी नहीं बनेंगी।
इराक में लापता हुए 39 भारतीयों के मुद्दे पर लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान दिया। विपक्ष ने सुषमा पर लापता भारतीयों के मामले में देश को भरमाने का आरोप लगाया था, लेकिन लोकसभा में विदेश मंत्री ने विपक्ष के सभी सवालों का एक-एक कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इराक में लापता भारतीयों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन तलाश उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक उनके जीने या फिर मरने का कोई सबूत नहीं मिल जाता। आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वे मार दिए गए और हमारे 6 सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो मारे नहीं गए, जिंदा हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये स्वीकार करके कि वे मार दिए गए मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? दूसरा विकल्प ये है कि जो 6 सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि वो मारे नहीं गए और जिंदा हैं, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूं और उनकी तलाश करूं। मैंने बार बार सदन में ये कहा कि मेरा उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं है, मेरे पास ठोस सबूत उनके जिंदा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं। बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी। जो मैंने इस सदन से अनुमति ली थी, उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज्यादा कर दी, मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। इराक में 39 भारतीयों को आईएस आतंकियों ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हाल में ही इराकी सेना ने मोसुल को आतंकियों के कब्जे से आजाद कराया है। मोसुल पर कब्जा छोड़ने से पहले आईएस आतंकियों ने उस जेल को उड़ा दिया था, जिसमें भारतीय नागरिकों का होना बताया जा रहा था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार शुरू से ही इस मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। हालांकि सुषमा ने कहा कि उन्हें जो भी जानकारी मिली है वो बेहद विश्वस्त सूत्रों से हासिल हुई। सुषमा ने कहा कि सदन की इजाजत और सबकी सहमति के आधार पर ही सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। और आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ ना, वो राह चलते सोर्सेज नहीं है, वो सड़क चलते लोग नहीं है कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा, दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा। तो हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे वो यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी या तो ठोस सबूत के साथ मारे जाने का मिल जाए तो वो बता दें और जिंदा होने का मिल जाए तो वो बता दें। इराक में लापता हुए भारतीयों में ज्यादातर पंजाब के रहने वाले हैं। ये सभी मोसुल और उसके करीबी शहरों में मजदूरी के लिए गए थे। 2014 में इन्हें आईएस ने बंधक बना लिया था। खबरों के मुताबिक इन्हें मोसुल के किसी गांव की जेल में रखा और वहां उनसे मजदूरी कराई गई। इसके बाद से इन भारतीयों के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और ये काफ़ी हद तक मीडिया की गलती है कि सुषमा स्वराज के बयान को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से पेश किया गया, क्योंकि सुषमा स्वराज ने जब अंतिम बयान अपना 2014 में इस मसले पर दिया था, तब भी ये स्पष्ट किया था कि मोसूल में जो भारतीय हैं उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन अभी फ़िलहाल मिली जानकारी के हिसाब से वो एक जेल में बंद हैं। हालांकि उसके बाद कोई ख़ास लीड भारत के सरकार के पास नहीं थी और यही बात सुषमा स्वराज ने कहा था। आज ये सारी बातें सुषमा स्वराज ने स्पष्ट किया। और उधर राज्यसभा की यदि बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण को लेकर अपर हाउस में जमकर हंगामा हुआ और हंगामा किया कांग्रेस ने। कांग्रेस कल से ही आरोप लगा रही है कि राष्ट्रपति कोविंद ने महात्मा गांधी की बीजेपी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय से तुलना कर बापू का अपमान किया है। कांग्रेस ने अभिभाषण में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम शामिल नहीं किए जाने पर भी ऐतराज उठाया था। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और इस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नेहरू गांधी वंश का जिक्र न होना कांग्रेस के लिए दर्दनाक रहा। तारीख का हिस्सा बनती जा रही कांग्रेस को तारीख में उसका नाम न होने पर बड़ा ऐतराज है। उसे अब भी गुमान है कि उनसे अदावत रखने वाले अब भी उनके नाम की कस्में खाएंगे। राज्यसभा में इस बात को लेकर खासा हंगामा खड़ा हो गया। सरकार से सफाई ली गई कि सारे फसाने में नेहरू गांधी वंश का जिक्र क्यों नहीं था।
और तो और महात्मा गांधी की तुलना पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कैसे कर डाली। एक सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के कद को छोटा दिखाना, उनके योगदान को छोटा करना, पंडित नेहरू का नाम नहीं लेना, इंदिरा गांधी के 100 साल इंदिरा गांधी के सेंटेनरी को मैं बता रहा हूँ। कल महात्मा गांधी की तुलना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण करें। उनकी सेंटेनरी को मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, अपमानित करते हैं। गांधी जी का अपमान बराबर ये सरकार करती जा रही है। नेहरू जी का अपमान ये ऐसे बोल सकते हैं, बराबर करती रही है। ऐसे लोगों की सेंटेनरी मनाई जा रही है जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस की तकलीफ पर बीजेपी को खुश तो होना ही था। इसी खुशी को पाने के लिए राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण में नेहरू गांधी वंश के देश के योगदान को नजरअंदाज भी किया गया। कांग्रेस की छटपटाहट पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने पर ही सवाल उठा दिया। Kindly take what is Mr. Anand Sharma has said today. Please, the whole speech has to be expunged. The whole speech has to be expunged. I have not allowed that. I have not. For the reason, there is a rule, there is a rule which even the chair is bound by, that you do not refer to high constitutional authorities and what they have said in a debate in the House. And that is the purpose of what he said. असलियत ये थी कि राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण में राष्ट्र के निर्माण में कुल 8 महान अभिभूतियों के योगदान का जिक्र किया गया था, जिनमें से 6 तो कांग्रेस के ही थे। लेकिन पंडित नेहरू और इंदिरा जी के जिक्र के बगैर राष्ट्र निर्माण की बात पर कांग्रेस को गांधी परिवार के प्रति निजी निष्ठा जताने का मौका मिल गया। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत के तहत भी नेहरू गांधी वंश का नाम अभिभाषण से हटाया गया हो तो हैरत नहीं होनी चाहिए। अब कांग्रेस को सोचना है कि इतिहास बनती जा रही पार्टी को इतिहास गढ़ना है या इतिहास का अध्याय बनना है। अंशुमन त्रिपाठी, एपी। उधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्म होती दिख रही है। परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि देने अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से पहले राम भक्त हैं, जिसके बाद से उनके इस बयान पर विपक्षियों के जो तमाम विद्रोही तेवर हैं वो सामने आ गए। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्या ऐसे बयान देने चाहिए, उसे ऐसे बयान से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वधर्म समभाव की शपथ लेने वाले व्यक्ति का ऐसा बयान पद की गरिमा पर सवाल उठाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये कहना था एक ऐसे कार्यक्रम में जो राम भक्त था, तो जाहिर सी बात है कि शब्दों के हेर फेर से विवाद तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन भाव का क्या करें। मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ के दौरे से यूपी की सियासत एक बार फिर गर्म होती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से पहले राम भक्त हैं और सकारात्मक राजनीति के जरिए ही अयोध्या में मंदिर का हल निकलेगा। इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां की अधिकतम आबादी मुस्लिम है, बावजूद इसके रामलीला वहां का राष्ट्रीय त्योहार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। जिस राम की महिमा दुनिया के अंदर गाई जा रही हो, उस राम की महिमा को जानने, उस भगवान राम की महिमा को नजदीक से देखने का अवसर अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो उससे वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार अयोध्या आता हूं, आगे भी आऊंगा। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का समाधान हम संवाद से करेंगे, दुनिया की वे ताकतें जो भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा शोक का दिन होगा। मुख्यमंत्री के पहले राम भक्त फिर मुख्यमंत्री के बयान पर सियासी तापमान भी चढ़ता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। विपक्ष की ओर से हमेशा ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि राम मंदिर के मसले को बीजेपी वोट बैंक की राजनीति के लिए समय समय पर इस्तेमाल करती रही है।
ये सरकार विकास के नाम पे तो आई नहीं, अब विकास की वादा कर रही, विकास की बात कर रही है। मैंने कई मौकों पर कहा कि बताओ, अगर हम बमूल के पेड़ पे कहेंगे कि आम लग जाए तो कैसे मान लेंगे? जो आरोप हमें जातिवाद का लगा रहे हैं, आप जानते होंगे जातिवादी बातें कौन करता है। देश का संविधान सब मानना चाहते हैं और सब मानेंगे संविधान। वहीं बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्हें सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए। पद ग्रहण करते वक्त उन्होंने इस बात की शपथ ली है। मामला सर्वोच्च अदालत में है, फैसले का इंतजार करना चाहिए। ऐसा समझता मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो सारे लोगों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राम भक्त हों या ना हो। खासतौर से मुसलमान, वो सिवाय अल्लाह के किसी की भक्ति नहीं करता है, तो उनके भी मुख्यमंत्री वो हैं। ये तो उन्होंने गलत कहा कि हम पहले राम भक्त हैं, और संविधान के अनुसार सारे धर्मों के मानने वाले बराबर हैं। मुख्यमंत्री ने उसी संविधान की ओथ ली है। इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के द्वारा पॉसिबल है, और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा वो पूरे देश के लोग उसे मानेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सियासत हमेशा हावी रही है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का यह कहना कि पहले वो राम भक्त है फिर मुख्यमंत्री, सवाल उठाने का मौका विरोधियों को देता है। मामला अगर सर्वोच्च अदालत में है तो फैसले का इंतजार करना चाहिए, या बातचीत के जरिए कोई हल निकल सकता है तो उसके गंभीर प्रयास होने चाहिए। लेकिन सिर्फ सियासत को चमकाने की खातिर वक्त वक्त पर साक्षी महाराज जैसे नेताओं के ये बयान, जिसमें कहा जाता है कि 2019 आम चुनाव से पहले मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी और फिर हम चुनाव में जाएंगे, ये बयान उन लोगों को उकसाने का काम करता है। अक्षय सिंह गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक और बड़ी खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अमित शाह अहमदाबाद के नारणपुरा से विधायक हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी गुजरात से ही राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगी और वो राज्यसभा में आएंगी। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीट अगले महीने खाली हो रही है, जिनमें से एक पर राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने फिर उम्मीदवारी दर्ज करा दी है। गुजरात के राज्यसभा की सीट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, संसदीय बोर्ड ने विचार किया है कि वह राज्यसभा के लिए मनोनीत होंगे, और उसी तरीके से हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर और INB मिनिस्टर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, उनका नाम गुजरात से इन 2 सीटों पर चयन किया गया है, और संसदीय बोर्ड ने इन दोनों नामों पर स्वीकृति दी है। अमित शाह अब राज्यसभा के अंदर बीजेपी की कमान संभालेंगे और अब हम उन्हें भी सुन सकेंगे राज्यसभा में। चलिए अब हम बात करते हैं, आज करगिल दिवस है और आज करगिल दिवस पर कैसे देश एक बार फिर से उस दौर से गुजर रहा है जब हमारे बहादुर जवान इम्तिहान देने के लिए मुस्तैद हैं। पाकिस्तान के शैतानियों और चीन की घुड़कियों का जवाब देने के लिए डोकलाम से लेकर पूरी सरहद पर डटे हैं हमारे जवान। मीडिया में भी जंग का माहौल बनाया जा रहा है। बहादुर सैनिकों के दम पर खड़ा किया जा रहा है देश में ये जंगी जुनून। इन जवानों के जीवन और संघर्षों पर बात करेंगे आज हम। सुनिए सरकार में, क्योंकि ये जवान है तो ये जहान है। सिक्किम की सीमा पर चीन के खिलाफ कंधे से कंधा लड़ाकर खड़े हैं हमारे वीर जवान। उधर पाकिस्तान को भी ईंट का जवाब पत्थर से यदि कोई दे रहा है तो सच्चाई यही है कि यही जवान दे रहे हैं, और यही जवान हैं तो हमारा जहान है। हमारा और आपके जो चैन की नींद है इन्हीं जवानों की दी हुई है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने की ताकत इन्हीं जवानों की बहादुरी से हमें मिलती है। सीमा पर टकराव के हालात हैं तो मुल्क में जंग का जुनून पैदा करने की कोशिश भी, लेकिन जंग से कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन देश में अमन के लिए बहादुर जवान शहादत देने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। इन जवानों की जिंदगी, इनके सपने, इनके रिश्ते नातों को उनकी शहादत की कीमत ताजिंदगी चुकानी पड़ती है। इन्हीं जवानों को सलाम करती ये खास रिपोर्ट। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। हर किसी को नसीब भी नहीं है शहादत, सिर्फ जवानों को मिलती है नियामत। आज इस गांव में मातम पसरा है,
कल किसी और शहर में स्याह उदासी होगी, परसों कहीं दूर किसी माँ की गोद उजड़ेगी, तो कहीं किसी का सुहाग लुटेगा और चूड़ियां तोड़ी जाएंगी। बहुत आसान है कहना कि वो वतन के लिए शहीद हो गया, कभी सरहद पर तो कभी मुल्क के भीतर, जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक, कभी अपनों के हाथों तो कभी दुश्मन से लड़कर। 1988 से अब तक करीब 10,000 जवान शहीद हो चुके हैं। देश की आजादी और आवाम की खुशियों की कीमत ये जवान ही चुकाते हैं। बरसों बरसों परिवार से बिछड़े, साल 6 माह में छुट्टी मिलने पर चंद रोज की घर वापसी और फिर मोर्चे पर लौटने की मजबूरी। कभी कड़क अफसर तो कभी मौसम सख्त और सर्द। जब तक तैनाती तब तक परिवार की नजरें अखबार पर गड़ी रहती हैं तो कभी टीवी पर। रह रहकर दिल बाहर आ जाता है माँ बाप, भाई बहन और पत्नी का। आतंकवाद प्रभावित इलाका हो या सरहद हो, कभी गहरी खाइयां तो कहीं ऊंचे पर्वत। कई कई दिन तक सीधे खड़े पहाड़ की खोह में काटे थे आहट किए बगैर, कई कई दिन और रात को करते थे चढ़ाई। ये जवान यूं ही नहीं जीते कारगिल। अमेरिकी नेवी सील से ज्यादा हिम्मतवर, दुश्मन को पीछे से जाकर दबोचा था। खुखरी लेकर टूट पड़े थे दुश्मन पर, लीडर पर हमले का बदला लेने के लिए। दुश्मनों के सिर की फुटबॉल बनाकर खेले थे टाइगर हिल पर, लेकिन कई साथी शहीद हुए। उनके पार्थिव शरीर घर लौटे। एक गुलजार घर वीरान हो गया, एक सपनों का आशियां उजड़ गया। जवान जहान बीवी बेवा हो जाती है, घरों का माली सहारा टूट जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होती। उम्र गुजारने के लिए रह जाती है सूना बियावां सब। लेकिन कभी पड़ोसी जमीन पर कब्जा करता है तो कभी थानेदार बच्चे को धमकाता है। पेंशन कॉम्पनसेशन के लिए भटकना पड़ता है। जो चैनल के स्टूडियोज में बैठकर जंग की पैरवी करते हैं, उनका कोई अपना शहीद नहीं होता। जंग और हथियारों के कारोबारी भी होते हैं इनके भेष में। बहुत आसान है जंग की हुंकारे भरना। गरीब और किसान का बेटा ही जाता है सरहद पर। खाते पीते घरों के बच्चे अफसर बनते हैं। जवानों के दम पर मिलते हैं उनको तमगे और मेडल। जंग के नाम पर जमकर होती है सियासत। जवानों की रहनुमाई के नाम पर स्कूल कॉलेज में टैंक रखने की होती है मांग। शहीदों के नाम पर मांगे जाते हैं वोट। चुनाव जीतने के बाद पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाता है दुश्मन देश का प्रधानमंत्री। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भूलकर सरहद पार उनके बच्चों की सालगिरह मनाने चले जाते हैं हमारे वजीर आजम। मन का हौसला बढ़ता है कि जंग नहीं होगी, लेकिन जब जब हथियारों के सौदागर टीवी पर बैठकर हुंकार भरने लगते हैं तो हजारों माओं के दिल दुखने लगते हैं। पत्नियों का दिल धड़कता है, क्योंकि सौदागरों से मिलकर सियासत जंग का माहौल बनाती है और उसमें परिवारों की खुशियों की कुर्बानी ली जाती है। लेकिन कितनी भी सियासत हो, जब तक जवान है तब तक जहान है। वो जवान ही है जो ताजिंदगी अपनों से दूर वतन की हिफाजत करते करते मर जाने की हसरत रखता है। अपनी सुबह को शाम कर, मौत की बाहें थाम कर, शहीद जो चला गया उसे आंसुओं से सलाम कर। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद। और हर शहीद को सलाम करते हुए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। खाने की गुणवत्ता को लेकर रेलवे हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है। संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में भी रेलवे में खाने की क्वालिटी को घटिया बताया गया, लेकिन अब इसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिल गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पूर्वा एक्सप्रेस में एक यात्री को परोसे के खाने में मरी हुई छिपकली निकली और इसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया। ट्रेन में सफर कर रहे जिस शख्स को वेज बिरयानी में मरी हुई छिपकली परोसी गई थी, उसने टिकट चेकर और पेंट्री कार के कर्मचारी से इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद यात्री ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को ट्वीट करके पूरे मामले की जानकारी दी। सुरेश प्रभु ने कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे और
जो खाने और खिलाने का जो सिस्टम है रेल के अंदर, उसको पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे। बात सुप्रीम कोर्ट की कर लेते हैं। निजता के मुद्दे पर केंद्र सरकार का कहना है कि यह मौलिक अधिकार तो हो सकता है लेकिन असीमित नहीं है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि संविधान में निजता के अधिकार को भी मूल अधिकार का दर्जा दिया जा सकता था, पर इसे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर छोड़ दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार की ओर से गोपनीयता भंग होना एक बात है, लेकिन टैक्सी एग्रीगेटर आपका दिया डेटा आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर ले, वो भी उतना ही खतरनाक है। साथ ही जस्टिस चंद्रमेश्वर ने कहा कि अगर निजता का अधिकार संविधान के प्रावधान में है तो इसे कहां ढूंढें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह दलील सही नहीं है कि निजता केवल महज संभ्रांत या उच्च वर्ग की चिंता का विषय है, यह बड़े वर्ग पर एक समान लागू होता है। सुनवाई अब कल भी जारी रहेगी। जेटली ने मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे राम जेठमलानी ने केस छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुकदमे की पैरवी करने के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस वो वसूलेंगे। हालांकि जब फीस का विवाद उठा था तो एपीएन ने उसी वक्त बताया था कि जेठमलानी पैसे के लिए ही मुकदमा लड़ते हैं। वैसे उस वक्त जेठमलानी ने कहा था कि वह केजरीवाल से फीस नहीं लेंगे। जेठमलानी ने केस छोड़ते हुए केजरीवाल को जो खत लिखा उसके मुताबिक दोनों की निजी बातचीत में केजरीवाल ने जेठमलानी से वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ और आपत्तिजनक बात करने को कहा था। हालांकि 2 दिन पहले मानहानि केस में केजरीवाल ने लिखित रूप से अदालत में जानकारी दी थी कि उन्होंने अपने वकील को किसी तरह के अपशब्द इस्तेमाल करने के निर्देश नहीं दिए थे। वहीं जेठमलानी ने केजरीवाल को जो खत लिखा उसमें आरोप लगाया कि दोनों की प्राइवेट बातचीत में केजरीवाल ने जेटली के खिलाफ और अधिक आपत्तिजनक बात करने को कही थी और उन्हें फीस तक नहीं दी गई। हालांकि बाद में राम जेठमलानी ने कहा कि फीस मिले न मिले वो वकील अब केजरीवाल के नहीं रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल जेटली से मिल गए हैं। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह अपने और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में जिरह के दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से अपमानजनक सवाल नहीं करें। जस्टिस मनमोहन ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री को गरिमापूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार जेटली से जिरह करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि गरिमा बनाए रखनी होगी क्योंकि जिरह की आड़ में किसी भी व्यक्ति से अपमानजनक और अभद्र भाषा में बात नहीं होनी चाहिए। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया है। अदालत ने केजरीवाल की उस दलील पर गौर किया जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी को जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के निर्देश नहीं दिए थे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था। और अब बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के इतिहास की। 26 जुलाई 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। चर्चिल ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं। और 26 जुलाई 1953 में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हुई थी। अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध में उस क्रांति की शुरुआत राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता के खिलाफ हुई थी। और 26 जुलाई 1965 में मालदीव को ब्रिटेन के कब्जे से स्वतंत्रता मिली थी। इसके बाद देश का आधिकारिक नाम मालदीव द्वीप समूह से बदलकर मालदीव्स रख दिया गया था। और 26 जुलाई 2008 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 21 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। शहीदों को सलाम करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए, जवानों की कुर्बानी को याद करते हुए और जो जवान हमारे सरहद पर हैं उन्हें सलाम करते हुए देश की बात में आज बस इतना ही। देखते रहिए आप एपीएन। नमस्कार।